Hello everyone. Gupram, what is the meaning of your name? Yash Avalpreet Varun, welcome. Kind, okay. Hello, good evening. You all solved the DPPs? सब लोगों ने DPP सॉल्व किया है? Can you please provide answer keys? अरे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं? DPPs के क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन में लेके आए हम, देखो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, काम भी यही है हमारा। लेक्चर खत्म होते ही कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाने दो बाकी लोगों को भी, एक एक करके फिर करते हैं डिस्कस, है ना? लेट द अदर्स कम, देन वी विल डिस्कस। हेलो लिटिल स्टार, सत्यानंद, हर्षा, तुषार, ट्विंकल, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग। कैसा रहा आप लोगों का ब्रेक? डन? नैप? ओहो बड़ी जल्दी। वेंट फॉर वॉक, ओके। 37 मिनट्स, क्या बात है। तो गाना, नींद के लिए यही गाना गाता हूँ मैं तो, मेरे नसीब में तू क्यों नहीं। एक 2 मिनट और वेट करते हैं, लोग जो ऐसी छोटी छोटी नैप या वॉक के लिए बाहर गए होंगे वो सब वापस आ जाएंगे, फिर डिस्कस करते हैं। शुड आई बी स्टडिंग 3 सब्जेक्ट्स एवरी वीक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स? यस, गेट 23 या 24, क्या है टारगेट आपका, और कितने सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं? अगर आप एक एक लेक्चर 3 सब्जेक्ट के भी देख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद टाइम मिलता है थोड़ा सा कि आप रिवाइज भी कर पाओ, ये जो डीपीपीज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दिए हैं वो कर पाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हुआ है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्टूबर मिड तक कोशिश करना मैक्सिमम कोर्सेस हो जाएं, उसके बाद फिर रिवीजन प्रैक्टिस करा लो। थर्ड ईयर में हूँ बट स्टिल एमिंग फॉर 23 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक काम करता कह रहा हूँ आपको, एक काम करो, अगर 50-60 सिलेबस हो गया है ऑलरेडी तो 1 आवर पर डे कोडिंग स्टार्ट कर दो। एक कोर्स कम करो चलेगा, बट कोडिंग अभी से स्टार्ट करो अगले साल तक। बस, तो अगर उसके बाद भी टाइम मिलता है तो करो, नहीं मिलता है तो छोड़। आई हैव वर्क विद 5 स्टार्टअप्स। अच्छा, और ये स्टार्टअप्स पे क्या काम किया है आपने? UI UX एंड फ्रंट एंड, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार ये तो। बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू लर्न द डेटा स्ट्रक्चर कोडिंग ऑल्सो, तो उसकी कोडिंग अच्छे से कर लो, है ना? बढ़िया, अच्छा है यार। डिजाइन इश्यूज एंड वर्क फ्लो, दैट इज गुड, रियली गुड, दैट इज रियली गुड। इन पुणे विच कॉलेज यू आर लर्निंग इन? कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? पार्वती बाई वेनिला मोजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर। हमने भी थर्ड ईयर के कॉलेज से स्टडी की है, बट हमारा कॉलेज का नाम बड़ा आइकॉनिक था। मेरे कॉलेज का नाम MIT था। हर सिटी में होता है ना एक MIT, होता है ना हर सिटी में एक MIT। आपके कॉलेज में है MIT? मेरे कॉलेज में M का मतलब यहाँ पे महाकाल है, महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके भी यहाँ पे कुछ तो होगा, MIT मालवा इंस्टीट्यूट,
है ना, मदुरई इंस्टीट्यूट समथिंग समथिंग कुछ तो होगा, बाकी सारी सिटीज में भी होता है, हर एक सिटी में एक MIT जरूर होता है जहां तक मुझे याद। हाँ, कोने कोने में है MIT, यस एग्जैक्टली, बाकी लोगों की नींद नहीं खुल रही है। चलो, let's begin the discussion. After that I'll take the doubts if you guys will have any kind of doubts from the classes or anytime anything you can ask. हाँ जी, in a microprocessor the register which holds address of the next instruction to be fetched, program counter। तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है डायरेक्टली, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होल्ड होता है। लड्डू क्वेश्चन, ठीक है, पेड़े भी आएंगे अभी। The following register holds the instruction before it goes for decode। सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन होल्ड करने के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। डी, अरे होल्ड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है? सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन को हम जब लेके आते हैं तब वो IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है। डी इज करेक्ट। ट्विंकल करेक्ट कर लो अपने आप को, मेरे को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तब डाउट था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अभी क्लियर हो गया। ओके ठीक है। Which of the following two registers are used to access the memory? कौन से रजिस्टर से आप एक्सेस करते हो मेमोरी को? डी ऑप्शन, एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज में आते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, ये सब इसलिए दिया ताकि आपको रिकॉल हो पाए चीजें, दैट्स इट, कि आपको याद रहती है या नहीं। इजी। in a CPU which of the following pair of registers should have same capacity of storage? मतलब कि कौन से ऐसे पेयर ऑफ रजिस्टर्स हैं जिनकी साइज सेम होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, प्रोग्राम काउंटर में क्या रखते हो सीपीयू के अंदर? एड्रेस। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आप रखते हो इंस्ट्रक्शन। क्या एड्रेस और इंस्ट्रक्शन का साइज बराबर होगा? नहीं। आज ही हमने क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हमने देखा है कि इंस्ट्रक्शन का लेंथ बहुत बड़ा होता है, उसमें एक पार्ट एड्रेस का होता है, आज ही देखा है ना। तो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम काउंटर दोनों का साइज टाइप या साइज सेम होगा? नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर में भी एड्रेस होता है मेमोरी का, प्रोग्राम काउंटर में भी एड्रेस होता है मेमोरी का, ये सही है जी, बिल्कुल सही। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, अब इसमें क्या, प्रोग्राम काउंटर में मेमोरी का एड्रेस, स्टैक पॉइंटर में भी मेमोरी का एड्रेस, ये भी सही है। एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर ना, एड्रेस रजिस्टर में होता है एड्रेस, डेटा रजिस्टर में डेटा, बराबर होगा हमेशा जरूरी, शुड हैव नहीं, कैन हैव डिफरेंट वैल्यू साइज आल्सो। सो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। बोलो यार, अगर ऐसा लिखा तो ये दोनों भी बराबर हो सकते हैं, यहाँ भी हम ऑपरेंड डेटा रखते हैं, यहाँ भी ऑपरेंड डेटा रखते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। डीआर में डेटा रहता है, एक्यूमुलेटर में भी तो डेटा रहता है ऑपरेंड का, हाँ एसी का मतलब एक्यूमुलेटर, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल। Which of the following is not a CPU architecture? Base register architecture कुछ, single accumulator architecture is there, yes. General register architecture is there. Stack architecture is there. अच्छा, ये देखो, which of the following is included in the architecture of computer system? आर्किटेक्चर में हम एड्रेसिंग मोड, डिजाइन ऑफ सीपीयू इंक्लूड करते हैं,
इंस्ट्रक्शन सेट डेटा फॉर्मेट इंक्लूड करते हैं। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड नहीं होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन दोनों में नहीं आता, ये कंप्यूटर के डिजाइन से ही बाहर है, अलग ही कोर्स है। सेकेंडरी मेमोरी हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकता है, बट ये नहीं आता। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के डिजाइन में काम नहीं आता। ये कोई इंस्ट्रक्शन कोई सीपीयू सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिसाइड हो जाता है आर्किटेक्चर पार्ट में। मैंने कहा था ना कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होते हैं, ये आर्किटेक्चर पार्ट में पता चल जाता है ना। बट ये इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट कैसे होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर कहां पे दिया जाता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर कहां दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो कोई एक इंस्ट्रक्शन डिवाइड इंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा, ये कहां से पता चलेगा, आर्किटेक्चर का पार्ट है। बट डिवाइड इंस्ट्रक्शन विल बी इंप्लीमेंटेड बाय अ डिवीजन यूनिट, या फिर डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन या कैसे, ये ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट वन इज एन आर्किटेक्चरल डिजाइन इशू व्हाइल सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Which of the following CPU registers will never be storing any memory address? सारे मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखें। प्रोग्राम काउंटर में भी मेमोरी एड्रेस होता है, एड्रेस रजिस्टर में भी होता है, स्टैक पॉइंटर में भी। ट्वेंटी 24 बिट का इंस्ट्रक्शन बाइट में देखे तो 3 बाइट का। बाइट में क्यों देखें सर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है ना। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 600 से, एक इंस्ट्रक्शन का साइज 3 बाइट का, तो पहला इंस्ट्रक्शन अगर 3 बाइट पे स्टोर्ड है तो सेकंड इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा 603 से, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा 606 से, एंड सो ऑन। तीन 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 बाइट के हर एक इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो अब बता दो आप। ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही 3 का मल्टीपल जो भी आएगा वो आंसर होगा। 609, 12, 15, 18 लाइक दैट वे आंसर विल बी 3 का मल्टीपल। हाँ जी बिल्कुल। नॉट डिविजिबल बाय 3 वाला आंसर नहीं, डिविजिबल बाय 3 वाला आंसर आएगा बेटा, उल्टा लिख रहे हो आप। डिविजिबल बाय 3 वाला आंसर आ जाएगा। जो वैलिड लीगल प्रोग्राम काउंटर वैल्यू पूछी है ना, program counter points to the next instruction. First it will point to 600, then 603, then 6, then 9, then 12, and so on. Here we have Miss AJ, little late but always in the form. लैग हो रहा है क्या? हाँ, चलो ये क्वेश्चन पढ़ा। If the program is loaded from location 5000, memory is word addressable, value of PC immediately after execution of instruction I plus 3 can be. हाँ जी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, 5000 से स्टार्ट होगा, तो 2 वर्ड में साइज दे रखी है, मेमोरी भी बाइट एड्रेसेबल नहीं वर्ड एड्रेसेबल है, तो 2 वर्ड मतलब 2 एड्रेसेस। ये स्टार्ट होगा 5002 से, 1 तो 5003 से, 2 मींस 5005, 3 मींस 5008 से, और 2 मींस 5010।
I+3 पूरा कंप्लीट हो गया, यही बोला है ना, I+3 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। उसके बाद में पीसी की वैल्यू इमीडिएटली क्या रहेगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी फेच के लिए गया नहीं है तो एड्रेस आएगा 5008। बट मैंने MSQ लिखा है तो इसका मतलब होगा ना कुछ तो। MSQ का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को, MSQ टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? मोर देन वन कैन बी पॉसिबली करेक्ट। कैन 1 2 3 4, any of 3, any of 2, any one can be correct, even 4 also correct। अभी आपको जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है, बट इसके अलावा भी आंसर हो सकता है, वो आपको कुछ दिनों बाद समझ में आएगा। विद इन 3 days यू विल अंडरस्टैंड व्हाट शुड और व्हाट कैन बी द आंसर। अभी इसको यही छोड़ेंगे। ओके, आई विल टिक मार्क इट इन माय माइंड। whenever you will be able to know other details, we will come back here and you will say, ha sir, this is not alone answer, it can be other answer also। What, when, I will talk about for sure। as of now D is correct but other can also be correct। अगर other can also be correct, can you tell me 5000 is possible? Is there any instruction from 5000? Yes। 5002 possible? Yes। 5004 possible? तो आंसर आएगा A, B and C। You know why? Just because if अगर I+3 कोई जंप इंस्ट्रक्शन हुआ तो I+3 एक जंप इंस्ट्रक्शन हुआ तो जरूरी है कि अगला वाला ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद I+3 के बाद। कोई और भी तो हो सकता है, कहीं और जंप करा सकता है ना I+3, है ना? तो अगर I+3 जंप है तो क्या वो यहां जंप करा सकता है? हाँ, यहाँ यस, यहाँ यस, खुद पे यस, इस पे हो सकता है जंप इंस्ट्रक्शन का कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये भी चल जाए। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आएंगे, सारे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस आ सकते हैं। 5000 भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 8 भी। 4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 से स्टार्ट हो गया तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ट्रिक नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है आपकी लर्निंग से, इसलिए ट्रिक उसको बोलते हैं कि आपको पता होते हुए भी आप उसे ना जान पाए। वो आएंगी क्विजेस में मेरे। तो अगर I+3 जंप इंस्ट्रक्शन है तो वो आपको पता चल जाएगा कि जंप के बाद में क्या इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हो सकता है नेक्स्ट। ठीक है, हम और समझेंगे इसको, डिटेल में समझेंगे। बट ऑप्शन A B D ऑल आर करेक्ट। सी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि 5004 से स्टार्ट हो गए, कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ये तो मैंने क्लास में ही बताया था। अब मेमोरी साइकिल क्या होती है मैंने बताई थी। डीएमए साइकिल आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, सस्पेंस में रहो थोड़ी देर, क्या फर्क पड़ता है। डीएमए पता ही नहीं है तो डीएमए साइकिल कहाँ से बताओगे। अगर ये एमसीक्यू होता तो डी मार्क करेंगे ना, एरा ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में देंगे नहीं। जो भी देंगे तो फिर समझ लीजिए कि बहुत और डिटेल में दे रखा होगा कि I+3 नॉन जंप इंस्ट्रक्शन है, ऐसा लिखा होगा क्लियर। फिर हम 5008 करेक्ट लिखेंगे। और डिटेल चाहिए हमें क्वेश्चन क्वेश्चन में उस इंस्ट्रक्शन के टाइप में। कहा था ना मैं, एरा एरा हमेशा फॉर्म में रहेगी। चलो, इनमें से कौन सा रॉन्ग वे है मेमोरी राइट स्पेसिफाई करना? सब सही है, कुछ भी लिख दो चलिए, कैसे भी लिख दो, सब सही है। अभी इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, बाद में करेंगे क्योंकि अभी आपको थोड़ी डिटेल पता होगी। वैसे तो अलग अलग चीजें हैं, ऐड माइक्रो ऑपरेशन और ऐड इंस्ट्रक्शन में अंतर है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बट आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर डिस्कशन कि क्यों ऐसा होता है। दो वर्ड का एक इंस्ट्रक्शन है, एक वर्ड का साइज 2 बाइट का है।
ठीक है, मेन मेमोरी में एक इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है लोकेशन 234 पे। द डेसिमल वैल्यू ऑफ पीसी व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी इन एग्जीक्यूशन इन सीपीयू। जब ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सीपीयू के अंदर चले जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 234 से। इंस्ट्रक्शन का साइज बताएं जरा, साइज क्या है इंस्ट्रक्शन का? इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है? 2 वर्ड का। अब ये 2 वर्ड जो हैं बाइट्स में कितने होंगे? क्योंकि मेमोरी तो बाइट एड्रेसेबल है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है कि मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल या बाइट एड्रेसेबल है, तो हमको मेमोरी को वर्ड नहीं बाइट एड्रेसेबल लेना पड़ेगा। 2 वर्ड मतलब कितने बाइट? एक वर्ड का साइज दे रखा है 2 बाइट का, तो 2 वर्ड मतलब 4 बाइट। बताओ, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट होगा बच्चा? बता दो यार। 238 से। तो बताओ, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए चले जाएगा, तब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में रहेगा, है ना? यही लिखा है ना, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी इन एग्जीक्यूशन इन सीपीयू। जब ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 238 सीपीयू के पीसी के अंदर रहेगा। अगर वर्ड एड्रेसेबल होता तो 236 होता। एक एड्रेस पे एक वर्ड, दो एड्रेसेस पे 236 विल बी आंसर। बिल्कुल सही। ये बनाया। देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। R1 R2 R3 जनरल पर्पस रजिस्टर्स ले लिया हमने। R1 R2 R3 कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 3000 इज 50 और 2000 की है 25, 3000 पे है 50 और 2000 पे है 25। आगे कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 is 12, ऑल नंबर्स डेसिमल, वैल्यू एट लोकेशन 2000 क्या होगी देख लेते हैं। R1 इक्वल्स टू 15, फिर R1 की वैल्यू मेमोरी लोकेशन 2000 पे कॉपी कर दो, तो मेमोरी लोकेशन 2000 पे 15 पहुंची। फिर R2 which is 12 प्लस मेमोरी लोकेशन 2000 15, दोनों को ऐड कर दिया, R2 में कॉपी कर दिया। 15 प्लस 12 27 यहाँ है। फिर लिखा R2 की वैल्यू मेमोरी लोकेशन 3000 पे कॉपी कर दो, R2 की वैल्यू 27 यहाँ चली गई। फिर R1 की वैल्यू R3 में कॉपी कर दो, 15 यहाँ आ गया। फिर R3 और मेमोरी लोकेशन 3000, 15 प्लस 27 42 R3 में चले जाएगा। फिर R3 की वही वैल्यू आप मेमोरी लोकेशन 2000 पे कॉपी कर दो, स्टॉप कर दो, मेमोरी लोकेशन 2000 पे आया आंसर 42। Harsha, you check where you made mistake, some kind of calculation mistake. ऐसा नहीं करने का रे बाबा। ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक तुम करेंगा, आईआईटी वाला नहीं करेंगा, वो बराबरी से नंबर कट करेगा, तू मिस्टेक नहीं करेगा। कोई बात नहीं जी। तो 161, 154, 137, 3 लोगों के 3 अलग अलग आंसर आए। ऐसा कैसे चलेगा? ये लो एक और आया 120, 4 ऑप्शन तो यही बन गया, और एक 5वां ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन का बनेगा, जो चारों का नहीं होगा। चलो लुक एट दिस।
First of all, consider following segment R1, R2 registers general purpose. Assume that content of memory location 3000 is 25 and 2000 is 17. 3000 पे है 25, 2000 पे 17. Content of R2 register is 10. R number in decimal. After the execution of this program, the value of R2 is okay. R1 is equal to 7. R1 equals to R1 minus 1, first subtraction, then jump to Y on non-zero, generated 7, non-zero, yes, non-zero to jump to Y, यहाँ आ गए. R2 equals to R2 plus memory location 2000, 10 plus 2000, 27. ठीक है, पता नहीं गलत है या सही है, देखेंगे. अभी after this, when we jumped to Y, we have executed this instruction. Condition was true. I jumped here. Condition true. After that it says without any condition jump to X. कूद जाओ X पे वापस यहाँ आ गए. R1 equals to R1 minus 1, 5. Now jump to Y on non-zero. Non-zero, yes. Jump to Y. यहाँ आ गए. R2 equals to R2 plus memory location. This 27 plus 17, 44. Yes, again it says jump to X. Again यहाँ आ गए. R1 equals to R1 minus 1. Then jump to Y on non-zero. It is non-zero still, so jump to Y. यहाँ आ गए. R2 plus memory location 2000, 61. Jump to X again. R1 minus 1, 3. Jump to Y on non-zero. Non-zero, 3, yes. Jump to Y, here comes again. R2 equals to R2 plus 2000, 17 plus this, 78. Then again jump to X. यहाँ आ गए फिर R1 equals to R1 minus 1, 2. Non-zero, yes. Jump to Z, jump to Y. Here यहाँ आ गए. R2 equals to R2 plus this, 95. Then again next instruction jump to X. यहाँ आ गए. R1 equals to R1 minus 1, 1. Non-zero, still non-zero. Then jump to Y if non-zero. Y पे jump किया. R2 equals to R2 plus memory location 2000. और 17 ऐड किया, 112. Then jump to X again. X becomes R equals to R1 minus 1, 0. Non-zero पे jump करना है. Now it is 0. Condition false. When condition false, what you do? Immediate next instruction you execute. When condition false, don't jump. If don't jump, next instruction you execute this one. What it says? R2 equals to R2 plus memory location 3000. What is there in 3000? 25. 37. Then after that, jump to Z without any condition. Z is here. Halt, stopped. Then R2 का value. Answer is 137. गुफरान अवलप्रीत ने आंसर दिया था करेक्ट. Somebody has run this loop 7 times. लिखा है. ट्विंकल ने रन किया, 7 टाइम्स रन किया. R की वैल्यू 7 है, 7 कर दो. बट यू नो व्हाट आई डिड? I have run the condition first. Before that condition, I have subtracted R1 minus 1. So this R1 minus 1 from 7, it becomes 6, and then I am checking. So for 6, condition true. 5, 4, 3, 2, 1, and then for 0, condition false. So loop will run only 6 times. Every time you will add 17 plus 17 plus 17 into 10. So 102 plus 10, 112. At the end, you will add memory location 2000 ka, okay, sorry, 3000 ka content, this one, which is 17 again, and that will be
sorry 25 again, that will be 137. 95 को 85 लिख दिया, गुड। ऐसा आपके एग्जाम में भी करेंगे वो लोग, रैंक 137 आती, इसके पीछे 0 लगा दो, मजे करो। IIT वाले हैं वो लोग, है ना, समझ रहे हो? पार्वती बाई कॉलेज के स्टूडेंट या प्रोफेसर नहीं, 51 को 15 नहीं करेंगे, आतंक मचा रखा है। ये बताओ, 2 micro operation can be performed simultaneously? नॉट रॉन्ग पूछा है, नॉट रॉन्ग मतलब ट्रू, ट्रू ट्रू। ओनली 1 micro operation perform at a time, ऑलवेज नहीं, 2 परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग कॉमा। हाँ जी, नॉट रॉन्ग मीन्स ट्रू। मेमोरी रीड राइट बोथ कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, नहीं, एट ए टाइम मेमोरी में सिर्फ एक ऑपरेशन हो सकता है, तो रीड या राइट, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। Very similar to database, of course. Database is also having memory access, only disk access, but on a single data item you cannot do that. Different items, yes we can. हाँ जी, तो मेरा काम डीपीपी डिस्कशन का तो हो गया। अब आप बताओ कि अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू माइक्रो ऑपरेशन विल एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली इन ए सिस्टम? जब 2 माइक्रो ऑपरेशन के लिए अलग अलग यूनिट्स लगती हैं, कि ऐसा हार्डवेयर सिस्टम की जरूरत है जो एक हार्डवेयर सिस्टम एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए और इंडिविजुअल हार्डवेयर सिस्टम दूसरे के लिए, मतलब ऐसा 2 माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिनमें की जो इंटरनल यूनिट्स हैं, ठीक है, आपके सीपीयू के अंदर की, वो दोनों इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। रेज हैंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अवलप्रीत, इसको ना हम डिस्कस करेंगे जब एक बार और जाएंगे, तब कंट्रोल यूनिट में और डिटेल में समझ में आएगा। जी यश बोलिए। कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग। Hello. यस, Hi, sir. Good evening. गुड इवनिंग, बोलिए। Sir, recently many people have been advising me to like focus on 3 or 4 subjects at a time. ठीक है, Like I've been doing all the subjects in whole week. Like I have prepared a strategy, but they हाँ, were saying that don't stress yourself. Better read and learn 2 and 3 subjects. देखो मेरा मानना क्या होता है ना, कि मैं Yeah. क्या कहता हूँ, आप ना कोर्सेज को एक दिन में इतना पढ़ो कि अगले दिन जब पढ़ने जाओ नेक्स्ट टॉपिक, तो पुराना पूरा याद रहे। Okay. आप चाहे 10 लेक्चर पढ़ लो या 12 लेक्चर पढ़ो या 2 लेक्चर पढ़ो या 1 लेक्चर पढ़ो, उससे फायदा ये है कि जब आप प्रीवियस रेफरेंसेस को पूरा याद रख सकते हो ना, तो आपका लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बनता है अबाउट द कोर्स, लर्निंग डिटेल्ड बनती है। वरना क्या होता है, जब आप अगला कुछ पढ़ने जाते हो, टीचर ने बोला कि हमने ऐसा देखा था, हाँ देखा ही होगा, पता नहीं, अगर वो भूल गए तो फिर ये क्लैरिटी जो है उस टॉपिक की उतनी नहीं आती जितनी आ सकती है, एंड दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो अगर ऐसा लगता है कि लर्निंग में अच्छा लर्निंग करने के लिए किसी कोर्स का हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स ही पर डे देखें, तो ऐसा कर लो। नहीं कि आपको नहीं सर 3 लेक्चर 4 लेक्चर में पर डे बेसिस पे देख लेता हूँ, समझ में भी आ जाते हैं आगे के भी, और मुझे कोई बैक रेफरेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मेमोरी अच्छी है मेरी, योर चॉइस। Right. So, but you also advise that
practice matters more as compared to learning the concepts, right? If you have a knowledge of 10 concepts and you don't know how to solve one problem of that 10 concepts, then it's of no use, right? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. Yeah, so Application that, is always important. Application is always important, but right, for application also you need to remember the concept. If you don't right, remember the concept, तो दोनों ही गया, तो दोनों ही important है. right. प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन की. Okay, got it. Sir, what should be my strategy? Like, according to you, what should be my ideal strategy to work on? Like, since I'm a third year student. I told you, right, for all third year student I am telling that अगर आप जाते हो 60-70% सिलेबस पे भी, तो आई एम हैप्पी विद दैट. 80% सिलेबस कवर करो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, बढ़िया खूब सारा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. Okay. और कोडिंग प्रैक्टिस करते रहो 1 घंटा पर डे बेसिस पे. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की कोडिंग अच्छे से प्रैक्टिस करते Yes. रहो. Okay. उसका फायदा ना अभी नहीं, आपको 2 साल बाद दिखेगा. 1 घंटा Yeah. कोडिंग प्रैक्टिस का, जब आपके प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे, जब मास्टर्स में आप प्लेसमेंट करने के लिए जाएंगे, तब बहुत Agree. बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा. Yes. आपके ही नाम का एक लड़का यश पंजाबी, उसने भी ऐसे ही किया था. सितंबर से 1 आवर कोडिंग पर डे शुरू कर दी. फाइनल ईयर में था तो भी, क्योंकि उसके कोर्सेज अच्छे खासे हो चुके थे इसलिए. एंड जब IISc बैंगलोर में उसका ये हुआ इंटरव्यू, ही वाज एबल टू क्रैक इट. रैंक वाज 100 एंड नहीं, 130 या 20 कुछ थी उसकी रैंक, बट 120 रैंक से भी IISc में एडमिशन हुआ विद इंटरव्यू. और वो इंटरव्यू में कोडिंग राउंड उसका आराम से निकल गया, just because Right. he was having the programming practice. Right. There was a student Jyotsna Rajput, 1500 रैंक से उसको MS में एडमिशन मिला था IISc बैंगलोर में, CDS डिपार्टमेंट, कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस. बट ये सिर्फ और सिर्फ कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग, ये 2021 के गेट रिजल्ट के बेसिस पे था. Okay. Why interview? Right. वाया इंटरव्यू. Right. That's तो great. कोडिंग प्रैक्टिस का बहुत फर्क पड़ता है. जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए इमीडिएटली जैसे ही गेट एग्जाम खत्म होगी, 2-3 दिन 1 वीक का ब्रेक लेने के बाद अब आपको फिर यही करना है, कॉलेज वालेज का टेंशन खत्म करके. Right. And sir, one more thing. Hello. हाँ जी बोलिए बोलिए. So one more thing. Yeah. So usually I have seen that faculties don't recommend to continue from third year. Like, they say to aim for next year, for final year, for GATE. नहीं देखिए, ऐसा नहीं है. आप थर्ड ईयर में हैं, अभी कोर्सेज पूरे कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, PYQ कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, जितना भी अभी कर लेंगे ना, उसके थ्रू आप गेट एग्जाम लिखेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि एग्जाम में आपका जितना पढ़ा था उसका एप्लीकेशन कितना है. Right. एक सिंपल सी बात है यार, किसी भी चीज का अगर आपको एक फाइनल रिहर्सल मिल जाता है ना, तो एक ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे कमी आई और कैसे उसे इंप्रूव करना है. Right, sir. राइट. जैसे मुझे भी थर्ड ईयर का मेरा स्कोर कार्ड तो वैलिड ही नहीं था. आप लोग का तो वैलिड है, मेरा तो वैलिड भी नहीं था, फिर भी मैंने गेट एग्जाम लिखा थर्ड ईयर में. Okay. उस टाइम पे अलाउड थे हम, पर उसका स्कोर कार्ड वैलिड नहीं था 1 साल से ज्यादा, तो हम एडमिशन नहीं ले पाए उसके बेसिस पे, बट फिर भी लिखा. सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस मिला कि यार अच्छा एग्जाम में ऐसा कुछ होता है, ओके यहाँ कमी आई, ये चीज हम भूल गए, इसको रिवाइज करना था, इस तरीके से करना था, एंड ऑल. Yeah. Okay, sir. Got it. Thank you so much for the advice, sir. ओके. As per my plan, I will be completing full syllabus by November 30 along with topic, subject test, PYQ. Then 2 months are enough for revision mock test. Should I try to finish early? Avalpreet, it is your final attempt or it's third year attempt? फाइनल अटेम्प्ट. ठीक है. आप एक काम करो, पहले ना 15 नवंबर तक ऐसा सिलेबस कवर करो जो इंपॉर्टेंट है. लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप 15 से 30 नवंबर तक रख लो. ठीक है ना. फिर क्या करेंगे हम, एनी एग्जाम्पल लाइक अगर आप COA की बात करें तो COA में कंट्रोल यूनिट टॉपिक होता है. आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, छोड़ सकते हैं.
ठीक है, ओएस है, इसमें एक फाइल सिस्टम टाइप का टॉपिक होता है, 5 साल में एक बार या 6 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर टाइम में एक क्वेश्चन आता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। लास्ट ईयर आ गया, अब अगली बार शायद ना आए, ऐसे। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन बहुत रेयरली ही गेट में आए हुए हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे उस टॉपिक के बस। तो ऐसे टॉपिक को आप छोड़ लो अभी, और 15 नवंबर तक जितना हो सके जिनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, पीवाईक्यू के बेसिस पे पता चल जाएगा, वो कर लो। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। फिर ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इनको हम रिवीजन के पैरेलल में करेंगे। तो रिवीजन आप करेंगे 75% टाइम में, और बचे हुए 25% टाइम में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाए। और रिवीजन के साथ में भी अगर पॉसिबल है तो एक दो टॉपिक वाइज टेस्ट लिख दो, है ना। अगर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट हैं आपके पास बचे हुए हैं या किसी दूसरी टेस्ट सीरीज के हैं तो लिख दो। डीएल, व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? डिजिटल लॉजिक, इतना डिटेल में तो नहीं पता यार मुझे भी, पीवाईक्यू ना ऑल काफी टाइम हो गया मुझे देखे हुए। बीवी रेड्डी सर से या संचित सर से पूछो ना एक बार, वो बता देंगे। आजकल डर ज्यादा लगने लगा है, डर तो अब बढ़ते ही जाएगा, ये डर की कोई सीमा नहीं है। हमारी क्लास में है सीमा, पर डर की नहीं है। तो ये डर ना अब बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप एग्जाम के क्लोज आते जाओगे ये डर जो है बढ़ते जाएगा। बट ये डर क्यों आता है? ये डर इसलिए आता है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, और हमें ऐसा लगता है यार कि हम और थोड़ा ना प्रिपेयर कर सकते थे या और ज्यादा हो सकते थे। आई एम सॉरी, आई वाज एंशियस नर्वस। अरे इट्स ओके, नर्वस होना नॉर्मल सी बात है। अभी डिस्क्रीट और एप्टी खत्म होने वाला है और आपका सीओए में चालू कर दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में टीओसी डिजिटल बचा है, तो सर मैं क्या अक्टूबर स्टार्ट से लेक्चर के साथ रिवीजन चालू करूं या सब्जेक्ट का? दिस इज माय फाइनल अटेम्प्ट। हर्षा जी, आपके खत्म होने वाला है, ओके, डिस्क्रीट भी खत्म होने वाला है, सीओए चल रहा है, इंजीनियरिंग मैथ, टीओसी और डिजिटल बचे हैं। एक काम करेंगे, सबसे पहले हम फिनिश करेंगे टीओसी और डिजिटल, और कोशिश करेंगे कि अक्टूबर एंड तक ये खत्म हो जाए। आपने प्रैक्टिस की है हर्षा जी? थोड़ी बहुत भी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है कोर्सेज की along with the learning? लर्निंग के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है कोर्सेज की या नहीं, बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं की? नॉट मच, ठीक है। तो फिर हम एक काम करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे इसको कि आप 60% टाइम जो आपका अक्टूबर मंथ का है वो आप कोर्सेज को पढ़ने में दीजिए, और 40% टाइम में आप रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस जरूरी है, अगर थोड़ी भी की है तो प्रैक्टिस चाहिए, कोर्सेज की प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्स है उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दो 1 अक्टूबर से। उसके पहले आप जितना कोर्स कवर कर पाए कर लो, फिर बचे हुए टाइम में 60% टाइम में कोर्सेज नए वाले और 40% टाइम में प्रैक्टिस। नवंबर मिड तक कोशिश करेंगे कि हो जाए सारे कोर्सेज, नहीं होते हैं तो नवंबर एंड तक, बट एटलीस्ट हमारे पास इतना टाइम रहेगा नवंबर एंड तक हम कम से कम 3 से 4 कोर्सेज की प्रैक्टिस और रिवीजन कर पाए और सारे कोर्सेज फिनिश कर पाए। अभी कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि काफी सारे बच्चे टीओसी की क्लास में है ना अभी, इसलिए। Thank you for guidance. Dilemma whether to get plus or not, but you proved that plus is better than free. Yes, I just want you to prove me correct. मुझे आपका सपोर्ट चाहिएगा, मैं तो बताऊंगा ही, सिखाऊंगा ही, समझाऊंगा भी, सब कुछ करवाऊंगा, but the way you guys will study, that will prove that whatever I am doing is justified or not. तो आप लोगों की मेहनत जो है वो जस्टिफाई करेगी। अभिनव भैया की जगह आएंगे। यश नाम का एक और लड़का है, यश पटेल, लास्ट ईयर 3rd ईयर में 19 रैंक लेके आया है वो। यश पटेल आईएएस ही बोलो यार, एन अकेडमी का ही बच्चा है यश पटेल। आई ऑल्सो ज्वाइन आफ्टर सीएन, एनी टॉपिक डिस्कशन लेफ्ट? नहीं ऐश्वर्य, we didn't discuss anything apart from DPP in this class.
only daily practice problems we discussed, and I'm talking about the problems and doubts the students are having. Will you teach anything new now? No. Thus, I already told, right? In this class, I will take only doubts. The people, the students who are in the class, they will just rewatch this lecture only for DPP solution. And if they'll be having any doubts, that's it. So that they'll be having live class learning. अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास जस्ट नाउ कि सर आपने सही कहा था कि जो जो भी आप पढ़ते हो वो अगर याद नहीं रहता है तो एप्लीकेशन नहीं काम आती है। जो जो आपको पढ़ना है आपने समझ तो लिया है, बट जब तक आप उसे पूरी तरीके से याद नहीं रख सकते, इफ यू कांट रिमेंबर ईच एंड एवरी कंसेप्ट, यू कैन नॉट अप्लाई। जैसे कि ये क्वेश्चन, अगर आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि जंप इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज होती है तो आपका आंसर डी ही रहेगा। बट अगर आपको पता है जंप इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज होती है और आप उसे यहाँ पे मैप कर सकते हैं, यस हाँ सर जंप इंस्ट्रक्शन भी तो हो सकता है, उस केस में तो अलग आंसर आएगा। अब ये वाला जो कंसेप्ट है लगाना, किसको उस टाइम पे याद आएगा? जिसको सारे कंसेप्ट टिप ऑफ द माइंड रहते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, पीसी की वैल्यू कब कब चेंज हो सकती है एंड ऑल। ये कंसेप्ट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑन द टिप ऑफ योर माइंड, कि वो याद आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट तभी मुमकिन है जब आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट याद रहेंगे। एक पोल से एक हॉर्स बंधा हुआ है, जो हॉर्स 7 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है। बताओ कितने एरिया का घास ये हॉर्स खा सकता है? ऐसा क्वेश्चन कभी आपने पढ़ा होगा? पढ़ा है? सर्कल का स्क्वायर। बट कैसे? उसके लिए आपने इसका एप्लीकेशन देखा है, सर्कल क्या होता है वो देखा है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला देखा है, उसको मैप करो और आंसर लाओ। क्या चाहिए उसके लिए आपको? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज चाहिए पहले, तभी तो एप्लीकेशन बनेगी, है ना? ओके, और कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ है तो बताओ, नहीं है तो हम सेशन एंड कर देंगे। नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर मैं सेशन एंड कर दूं। सर सीओ एंड डीएस में कम इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहते हैं? सीओए का तो मैंने बता दिया, कंट्रोल यूनिट, चाहे छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा छोड़ दो, है ना? एक पाइपलाइनिंग में एक नॉन लीनियर पाइपलाइन आता है, वो भी छोड़ देना, कोई मत पढ़ना, जरूरत नहीं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्री चैप्टर पढ़ लो, ट्री हैशिंग, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। लिंक लिस्ट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी से क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, ज्यादातर ट्री से आते हैं। टॉपलिन्स मैट्रिक्स यूजफुल है नहीं, वो जो एरे वाले चैप्टर है ना, एरे में 2D एरे के अलग अलग टाइप है, वो भी छोड़ दो, बिल्कुल काम में नहीं आएंगे, कोई काम में नहीं आएंगे। लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, ये सब छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका, नहीं आते ये। ठीक है, और कुछ? No, it's fine, that's not disturbance बेटा। आजकल ऐसे शेप्स भी आने लगे आने के एंड पे, वाह, दैट इज माय वर्क, मेरा काम है वो। गाइड यू गाइड्स, तभी तो आपकी अच्छी रैंक आएगी, फिर आपकी जॉब लगेगी, और जब जॉब लग जाएगी तो पहली सैलरी का 5% कमीशन मिलेगा मेरे, यही मेरा काम है। इंटरव्यू तो मैं रैंक के बाद ही ले लूंगा, बट अल्टीमेट गोल क्या है आपकी? अच्छी जॉब लगने के बाद फर्स्ट सैलरी का 5% कमीशन।
ये है मेरा अल्टीमेट गोल आपको पढ़ाने का। हर एक का 5-5% अच्छा रहेगा, है ना। मतलब अगर आपकी 2 लाख पर मंथ की सैलरी आती है तो इसका 5% कितना हो जाएगा बताओ? 10,000। बस, अंधा पैसा नहीं है बाबा, मेहनत का पैसा है मेरा, 10,000। बट ये पहले सोचो कि आपको 2 लाख की जॉब लगानी है पहले, तब जाके मेरा पैसा आएगा। इसीलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। 2 लाख पर मंथ की जॉब लगवानी है ना आपको। चलो, तो फिर सेशन एंड करता हूँ ताकि आप लोग अपने काम को और जो बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, है ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द डेडिकेशन हेड्स यू गिवन मी। आप लोगों को आज के सेशन के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। सुबह वाला जो 3 PM वाला सेशन था वो सॉल्व कर लीजिएगा डीपीपी के साथ में, 5-6 क्वेश्चन ही है बस, है ना। ठीक है, ओके। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।